हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ फिज़िकल वर्ल्ड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स देखे थे लाइक व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड हम अपने बेसिक्स को क्लियर्स किए थे मतलब एक क्यूरियोसिटी लाने के लिए। ये उस चैप्टर का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता था जो अब आज हम डिस्कस करेंगे एंड विच इज़ फंडामेंटल फोर्सेस इज नेचर। एक्चुअली जो भी हम फोर्सेस अपने आसपास देखते हैं, इन डेली लाइफ में देखते हैं, वो सारी इन फंडामेंटल फोर्सेस के अंडर ही इंक्लूड होती हैं। लाइक द फोर्सेस विच इज़ विजिबल इन आवर डेली लाइफ सच एज फ्रिक्शन फोर्सेस ड्यू टू कंप्रेशन, चेंज इन स्प्रिंग्स, फ्लूइड, गैसेस, प्रेशर एट्सेट्रा are a few fundamental forces in nature. ओके, सो हम डेली लाइफ में जो भी फोर्सेस देखते हैं वो एक फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारी, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस के अंडर ही इंक्लूड होती है। और वो जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं उनके अंडर कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसमें हम जो हमारी फर्स्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू G(m)(1) m2 ओवर में r², ठीक है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसी दो मास के बीच में लगती है, ठीक है। आपके पास दो मास होना चाहिए और उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। लाइक क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास अर्थ के अराउंड में क्या होता है, मून रिवॉल्व करता है, ठीक है। अर्थ के अराउंड में मून जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये एक इसका मास हो गया और एक ये मास हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r हो गया। तो इसके अंदर जो भी फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ठीक है। और जो कोई भी जो ये फोर्स सिर्फ इसी में नहीं लगती है, कोई भी एनी बॉडी जिसके पास कुछ ना कुछ मास है, और हमारे यूनिवर्स में सारी ही बॉडी मतलब कुछ ना कुछ एक छोटी सी छोटी चीज़ भी है उसका भी कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्या होगी, यूनिवर्सल फोर्स होगी, है ना। क्योंकि ये सभी चीज़ों पे लग रही है। कोई भी एक छोटे से छोटा सा ऑब्जेक्ट आप ले लो, उसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास का मतलब क्या होता है, वेट, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ वेट ज़रूर होगा, ठीक है। तो जो ऑब्वियस अगर उसका वेट है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये फोर्स जो होती है एक यूनिवर्सल फोर्स होती है। ओके, अब देखते हैं हम ये लगती कैसे है। देखो, ये जो m1 है यानी कि ये वाली फोर्स इसके ऊपर, यानी एक मास इसके ऊपर लगाता है और दूसरा जो मास होता है वो इसके ऊपर लगाता है, ठीक है। ये दोनों मासेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होती है कि ऑब्वियस अगर कोई एक ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो देखो, जो अर्थ होता है, अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जो मून होता है उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। और उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो आप सोचोगे कि हाँ, अगर अर्थ का मास इतना ज़्यादा है तो ये इसके इधर अराउंड ही क्यों नहीं आ जाता? क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके बीच में एक बहुत ही ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। और उसी वजह से ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। इसी वजह से मून क्या है, यहाँ पे टिका हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, इनके बीच में कम डिस्टेंस हो और दोनों का मास बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करने लगेंगे, ठीक है। तो एनी बॉडी जो भी कोई होती है जिनका कोई दो बॉडी होगी, उनका एक कोई पर्टिकुलर मास हुआ, तो वो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। ये जो फोर्स होती है एक तरीके की म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि ये इस पे लगाएगा तो ये बॉडी भी इस पे लगाएगी, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी कितनी बड़ी है, ठीक है। तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। जो बॉडी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ठीक है। ओके, हम देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस, ठीक है। एंड दिस हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल फोर्स, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है सिंस एवरी ऑब्जेक्ट इज फीलिंग दिस फोर्स बिकॉज ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। एवरी वन ऑब्जेक्ट, सारे ही ऑब्जेक्ट इस फोर्स को अपीयर करते हैं, ठीक है।
और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस कॉजेज द एप्पल टू फॉल एज वेल एज द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। आपने देखा होगा, ठीक है, जो हमारा एप्पल है, ठीक है, अब जैसे ट्री है कोई और उसके ऊपर बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या है, एप्पल इतना छोटा है और अर्थ क्या है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो जब यहाँ से क्या होता है, इसीलिए ये जो होता है क्यों ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि अर्थ जो होती है वो इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ये भी नो डाउट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है, लेकिन जो इसका फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये इसलिए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और ये अर्थ के ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ये चार्जेस के बीच में लगती हैं, ठीक है। और कंडीशन ये है कि वो जो आपके चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पे होने चाहिए। नो हाँ, ये मूविंग चार्जेस में भी लगते हैं, बट पर्टिकुलरली इसको जब फर्स्ट टाइम देखा गया था तो ये जो है जो चार्जेस थे वो रेस्ट पे थे, उन्हीं पे लगती थी, ठीक है। तो देखो, जो आपके चार्जेस यानी कि जो आपके प्लस प्लस वाले चार्जेस होंगे, ठीक है, तो ये जो प्लस प्लस वाले चार्जेस होंगे उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो दोनों चार्जेस होंगे, ये देखो, जब जो हमारे प्लस प्लस वाले चार्जेस होंगे उन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यानी कि ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। और जो प्लस माइनस वाले चार्जेस होंगे उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक है। और ये सेम यानी कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्शन करेंगे, एंड जो डिफरेंट चार्ज, हाँ, सेम चार्जेस जो हैं वो रिपल्शन करेंगे, ठीक है। ये सेम चार्जेस हैं तो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, और ये ऑपोजिट चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी कॉल्ड एज अ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज एट रेस्ट इज हैविंग इलेक्ट्रिक, यही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने समझाई हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये किसके बीच में लगती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अंदर द हमारे पास जो, अब देखो, जब आप पढ़ोगे एक एटम होता है, ठीक है, एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ये जो सारा है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और बाहर इसके अराउंड में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर अराउंड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ये किन के बीच में लगती है, एक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में जो फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर वर्ड से ही पता लग रहा है, देखो न्यूक्लियर वर्ड मेंशन हो रहा है ना, तो न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रही है। न्यूक्लियस के अंदर कौन से दो पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच में ये वाली फोर्स लग रही है, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स फाउंड इन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियस, इट इज़ अ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ एक्टिंग एक्चुअली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन, ओके। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि जब हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें देखे जाते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब नो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में नहीं देखे जाते हैं, सॉरी, लेकिन ये एक तरीके का प्रोसेस शो करते हैं, यानी कि कोई भी एक एटम या एलिमेंट होगा, ठीक है, अगर वो क्या करता है, बीटा डीके लाइक प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। ये तो कोई भी एक एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, अगर वो एक बीटा डीके यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, ठीक है, और या फिर एक क्या कर रहा है, अनचार्ज्ड पार्टिकल एमिट कर रहा है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये आपका अनचार्ज्ड पार्टिकल है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रिनो कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई एक एलिमेंट या पार्टिकल है वो इस तरीके के दो पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, ठीक है, तो इस पार्टिकल के एमिट होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बीटा डीके कहा जाता है ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और इस तरीके की जो फोर्स देखने को मिलती है उसको क्या कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स विच
appear only a specific nuclear processes like a beta decay of a nucleus. In beta decay, the nucleus will be emitting an electron and an uncharged particle called an न्यूट्रोनो. ओके, जहाँ पर भी बीटा डीके का डिस्चार्ज होगा वहाँ पे हमें वीक न्यूक्लियर फोर्स देखने को मिलेंगी. ठीक है, और जिसमें क्या होगा, वीक बीटा डीके एक्चुअली में होता क्या है, जो डीके ऑफ या फिर एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रोनो. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, इन चारों फोर्सेस के बीच में डिफरेंस देखते हैं. ठीक है, तो